नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम जो है राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे जाते हैं उसके लिए जो है क्लास लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एफ्लुएंट सबसे पहला हमारा वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं एफ्लुएंट को। और एफ्लुएंट का इस प्रकार अर्थ हो गया हैविंग ए ग्रेट आइडियल ऑफ मनी एंड वेल्थ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा और धन होता है तो हम उसके लिए एफ्लुएंट कहते हैं। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वर्ड वो होता है प्रोस्पेरस। आप जानते हो ही इज़ वेरी प्रोस्पेरस, तो प्रोस्पेरस का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा धनी। एंड वेल्दी आप जानते हैं, रिच आप जानती हैं इसको। मनीड जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है। ओपुलेंट, ओपुलेंट आपके लिए नया है या आपको ज़रूर याद करना। एंड लोडेड जो मनी से एकदम लोड होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोडेड, ओपुलेंट, मनीड, रिच, वेल्दी, प्रोस्पेरस। तो ये एफ्लुएंट के सिनोनिम्स है। अगला हम देखें कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग कैंडिड ऐसा कुछ आपने देखा होगा। तो कैंडिड का अर्थ होता है जिसके मन में कोई छल नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता, वो अपनी बात एकदम सीधी रखता है। उसके मन में कोई जो निष्कपट होता है, जो निश्चल होता है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो है कैंडिड। तो आप बहुत सारे जो हैं लड़के वो लगाते हैं अपने नाम के आगे कैंडिड वगैरह है, तो आप इसको देखते होंगे। ट्रूथफुल, इसका क्या अर्थ होता है? ट्रूथफुल जो सत्य होता है एंड उसके पास असत्य मतलब या फिर हम कह सकते हैं छुपाने के लिए कोई राज नहीं होता, वो खुली बात करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एकदम सीधा होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो होता है फ्रैंक। आप जानते हैं फ्रैंक हो रहा, फ्रैंक मतलब एकदम अपने दिल से बोल रहे हैं बातें, जो भी बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रैंक। यार आजकल तो बहुत बड़े फ्रैंक हो रहे हो, फ्रैंकी हो रहे हो, तो ये कैंडिड का सिनोनिम्स है। ऑनेस्ट जो ईमानदार है वही अपने मन में छल नहीं रखेगा, तो ऑनेस्ट भी हो जाएगा कैंडिड का सिनोनिम्स। और ओपन, ओपन जो खुला होता है। डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष जो सीधी बात रखता है अपनी। आउटस्पोकन जो खुले आम से अपनी बातें करता है। और सिंसियर जो सिंसियर होता है वो भी कैंडिड का सिनोनिम्स होता है। तो इस प्रकार कैंडिड का अर्थ हो गया ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, डायरेक्ट, आउटस्पोकन एंड सिंसियर। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैंटाकरस। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, कांटा ऐसा नाम आ रहा ना, कांटा। कांटा क्या होता है? कांटा चुभाने वाला ही होता है। तो हम ऐसा व्यक्ति जो चुभाने वाली बातें करता है या फिर जो ज़्यादा झगड़ालू होता है, जो बहुत आसानी से गुस्सा कर लेता है, हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड वो होता है कैंटाकरस। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। कैंटाकरस का अर्थ हो गया झगड़ालू, यानी बैड टेम्पर्ड जो एकदम आसानी से गुस्सा कर लेता है। आर्ग्यूमेंटेटिव जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बातें रखता है, अपनी बढ़ा चढ़ा कर बातें रखता है और दूसरे को नीचा दिखाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से झगड़ालू जो होता है वो, उसके लिए हम कैंटाकरस यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्वालिसम होता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर झगड़ालू के लिए जो यूज़ होता है तो वो होता है क्वाल। क्वाल का अर्थ ही होता है लड़ाई, और क्वालिसम का अर्थ हो गया जो झगड़ालू जो लड़ाई करता है। बेलिकोज ये आपके लिए नया है, बेलिकोज आपको जरूर याद कर रखना है। और क्रेबी, क्रेबी भी आपके लिए नया है, तो ये भी इसका सिनोनिम है कैंटाकरस का। एंड क्रैंकी, क्रैंकी भी कैंटाकरस का सिनोनिम से। और एक और है क्रोटची, तो वो भी कैंटाकरस का सिनोनिम से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्वालिसम है आपके लिए कैंटाकरस का। यही एग्जाम पूछेगा क्योंकि इतना डीप में वो कभी नहीं पूछता एग्जामिनर। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। आप इनको जो है बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, क्योंकि ये जो एकदम फैक्ट के रूप में आता है, हर एक वर्ड को हमें याद रखना पड़ता है। अगला देखिए कोर्स। कोर्स होता है जो खुरदरा होता है, रफ और हार्श इन टेक्सचर, जिसकी सतह जो खुरदरी होती हैं उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं कोर्स का अर्थ यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने समतल सतह या खुरदरी सतह आपने देखी होगी, खुरदरी सतह पर ज़्यादा जो है घर्षण बल लगता है, तो ये जो है इसका अर्थ होता है कोर्स। ठीक है ना, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं कोर्स। इसका इंग्लिश में अर्थ हो गया रफ और हार्श इन टेक्सचर। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में देखिए रफ, खुरदरा, र्यूड जो एकदम मतलब खराब बातें करता है, या फिर निर्दयी, निर्दयी जो होता है उसके लिए भी हम र्यूड जो है यो भी कोर्स का जो सिनोनिम्स है र्यूड। क्रूड, क्रूड भी हो गया। एंड ग्रोस, ग्रोस भी सिनोनिम है कोर्स का। वल्गर जो एकदम बहुत मतलब भड़कीली बातें करता है या फिर गंदी गंदी बातें करता है, हम उसका भी सिनोनिम कहते हैं। क्योंकि कोर्स का केवल यही अर्थ नहीं है कि खुरदरी सतह, खुरदरा मतलब मन भी खुरदरा होता है उसका, उसकी जो बातें भी खुरदरी होती हैं, वो अपने स्वभाव से खुरदरा होता है। खुरदरा मतलब जो अच्छा नहीं है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो ये भी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। वल्गर,
क्रूड एंड ग्रॉस र्यूड अनरिफाइंड, जो ज़्यादा रिफाइंड नहीं हुआ वो उसको हम अनरिफाइंड कहते हैं। एंड अनकाउथ ये भी कोर्स का सिनोनिम है। तो कोर्स का क्या अर्थ हो जाता है? खुरदरा। अगला है कंडेम्ड। कंडेम्ड होता है मतलब जिस किसी की निंदा करना। अगर आप जो है अलग आपकी दूसरी पार्टी हैं और आप मान लीजिए आप कांग्रेस पार्टी में हो और मैं बीजेपी पार्टी हूँ, तो आप मेरी निंदा करेंगे, मैं आपकी निंदा करूँगा, तो ये ऐसा होता है कंडेम्ड, मतलब किसी की निंदा करना। एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ और सेंसर, मतलब किसी के प्रति जो है एकदम किसी भी बात को अस्वीकार कर देना, नहीं भाई आपने ये गलत काम किया है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कंडेम्न। तो मतलब निंदा करना ऐसा भी नहीं है गलत चीज़ है, क्योंकि लोकतंत्र में निंदा करना एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, एक क्रिटिसाइज होना चाहिए लोकतंत्र में। तो यही जो है कंडेम्न होता है, इसके लिए यूज अंग्रेजी में वर्ड जो होता है वो कंडेम्न होता है। इसकी बात कर ली हमने अर्थ की, एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल। एंड इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, क्रिटिसाइज होता है कंडेम्ड का सिनोनिम्स है। और कैस्टिगेट ये भी सिनोनिम्स है कंडेम्ड का। सेंसरल किसी की निंदा करना, सेंसरल ये भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। चीड़े ये भी यूज होता है। पनिश किसी को दंड देना भी हम कह सकते हैं कि दंड ऐसा नहीं है कि अपने जो है एकदम शारीरिक रूप से दंड दिया जाता है, कभी कभी मानसिक रूप से भी दंड दिया जाता है एक निंदा के रूप में, तो हम उसके लिए भी जो है यूज करते हैं वर्ड को कंडेम्ड के सिनोनिम्स के रूप में पनिश को। एंड सेंटेंस ये भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है कंडेम्ड के सिनोनिम्स में। तो एग्जाम में ये इन चारों पांचों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कंडेम्ड का जो सिनोनिम है, तो आपको ये पाँचों पाँच याद रखने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा जो यूज हम कह सकते हैं कि ये नहीं पूछेगा, ज़्यादा जो चाहिए है वो ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, सेंसरल, पनिश एंड सेंटेंस ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए कन्विक्ट। कन्विक्ट होता है पर्सन फाउंड गिल्टी, जो किसी को दोषी ठहराना, मतलब किसी को जो है हम कह सकते हैं कि अपराधी जो होता है उस पर ही दोष लगाया जाता है कि भाई ये तूने अपराध किया है, तूने ये काम किया, तुझ पर ही दोष लगा रहे, तो तू कन्विक्ट है, तू अपराधी है। तो ये होता है दोषी ठहराना, मतलब पर्सन फाउंड गिल्टी, किसी पर दोष ठहराना। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो कल्प्रिट। कल्प्रिट तो अपराधी होता ही है, ज़्यादातर यही यूज होता है। कैप्टिव। कैप्टिव वैसे एक अर्थ होता है पिंजरे में बंद करना, लेकिन यहाँ पर हम अपराधी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से सलाखों के पीछे रहता है, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कन्विक्ट को। एंड प्रिजनर। प्रिजनर आप पता ही है कैदी होता है। रिपीटर ये भी कन्विक्ट का सिनोनिम है। एंड फेलन ये भी कन्विक्ट का सिनोनिम है। तो आपके लिए 4-5 सिनोनिम हो जाता है कन्विक्ट के, आपको याद रखना है। देखिए एक तो कल्प्रिट, कैप्टिव, प्रिजनर, रिपीटर और फेलोन। अगला देखिए डेफर। डेफर होता है मतलब किसी काम को टाल देना, भाई ये मैं आज काम नहीं करूँगा, मैं अगले सोमवार को काम करूँगा, अगले मंगलवार को काम करूँगा, तो मतलब किसी काम को टाल देना अगले समय के लिए। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं डिफ़र। और इसके अर्थ की बात कर ली हमने, पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू ए लेटर टाइम, अगले टाइम के लिए किसी इवेंट या फिर एक्शन को टालना। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज पोस्टपोन होता है, किसी काम को पोस्टपोन कर देना, तो हम ज़्यादातर इसी वर्ड को जानते हैं पोस्टपोन को, मतलब किसी काम को टाल देना। और इसके डिले भी हम यूज़ करते हैं, डिलेड, वो डिलेड हो गया, मतलब उसने काम को टाल दिया, उस काम में ज़्यादा समय लग गया, तो हम उसके लिए डिले भी यूज़ करते हैं। पुट ऑफ ये तो होता ही है। सस्पेंड। सस्पेंड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो इसका बर्खास्त करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी काम को टालने की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी तर्ज पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं, सस्पेंड का भी। एंड सेल्व ये भी डिफर का जो है सिनोनिम है। और एडजर्न ये भी हम कह सकते हैं कि एडजर्न ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, हमारी संविधान की जो भाषा है वहाँ पर एडजर्न का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो एडजर्नमेंट तो ऐसा होता है ना, किसी काम को टालना, तो एडजर्न भी इसका डिफर का सिनोनिम हो जाता है। तो पोस्टपोन, डिले, पुट ऑफ, सस्पेंड, सेल्व एंड एडजर्न। अगला है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट हम उसको कहते हैं जो ज़्यादा फेमस होता है। एंड ऐसा नहीं कि एक तो फेमस हम कह सकते हैं कि कुख्यात होता है और दूसरा प्रख्यात होता है। प्रख्यात जो अपने अच्छे कामों के लिए जो प्रसिद्ध होता है, और दूसरा जो अपने बुरे कामों के लिए भी बहुत सारे आजकल प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो हम अगर अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एमिनेंट का। फेमस एंड रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड फेमस तो है ही है, साथ में रिस्पेक्ट है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। विद ए पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ ए पर्सन। पर्सन में कुछ व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण होंगे, कुछ अच्छे कार्य किए, तभी वो प्रसिद्ध है, तभी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज लता मंगेशकर का जो है अभी तो फिलहाल 2-3 दिन पहले जो है देहांत हुआ, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो वो एक एमिनेंट पर्सन
पर्सन है, एक रिनाउंड पर्सन है, सब जानते हैं उनको अच्छे कार्य के लिए, वो संगीतकार हैं, बहुत अच्छी संगीतकार हैं, तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा हमारा एमिनेंट। तो फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद ए पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ ए पर्सन। इसके सिनोनिम की बात करें तो रिनाउंड मिलता है, रिनाउंड जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, रिनाउंड आपको यही ज़्यादातर यूज़ होता है मेरे हिसाब से इंग्लिश में एमिनेंट के लिए सिनोनिम के रूप में। रिनाउंड का फेमस तो आप जानती है, प्रोमिनेंट ये भी यूज़ होता है, डिस्टिंग्विश्ड ये जो है कुछ कुछ लैंग्वेज या फिर हम कैसे कुछ कुछ बुक्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है डिस्टिंग्विश्ड, अगर आपने अच्छी बुक पढ़ी है तो। सुपीरियर तो वैसे ही होता है, सुपीरियर अगर आपसे कोई सुपीरियर है, क्यों है सुपीरियर, क्योंकि उसके पास वर्च्यू है, उसके अच्छे गुण हैं, तभी तो वो सुपीरियर है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो सुपीरियर भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इलस्ट्रियस ये भी एमिनेंट के सिनोनिम के रूप में यूज़ होता है। नोटेबल तो आप जानते हैं जिसको हम नोट करने के लायक हो, मतलब किसी को हम जानने के लायक हो तभी हम उसको कहते हैं हाँ यार ये प्रसिद्ध इंसान है, क्योंकि वो जानने के लायक हैं, उसके अच्छे कार्य हैं। और सेलिब्रेटेड ये भी होता है एक प्रख्यात के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका स्वागत करने योग्य है, जो मनाने योग्य हैं, तो उसके लिए भी हम एमिनेंट के सिनोनिम के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एमिनेंट के जो है कौन कौन से सिनोनिम हो जाता है, रिनाउंड हो जाता है, फेमस हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है, सुपीरियर, इलस्ट्रियस एंड सेलिब्रेटेड एंड नोटेबल। अगला जो हमारा है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का अर्थ होता है पजलिंग, जो ज़्यादा रहस्यपूर्ण होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सीधा नहीं होता, जो प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, हमें जो है वो चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें पीछे हैं, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं एनिग्मेटिक का। एनिग्मेटिक है बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में ज़रूर टपक सकता है, तो आपको इसको विशेषकर याद रखना है। इसका अर्थ हो गया पजलिंग, जो रहस्यपूर्ण होता है, आप पजल सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ रहस्य होता है, आप उसको जो है धीरे धीरे उजागर करते हो, तो ये हो जाता है पजलिंग यानी एनिग्मेटिक। इसके सिनोनिम की बात करें तो पजलिंग है ही है, मिस्ट्रियस, मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, तो मिस्ट्रियस जो रहस्यपूर्ण होता है, क्रिप्टिक ये भी एक रहस्यपूर्ण है, एंड ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी आप याद रखना, क्योंकि कुछ क्लाउडेड हम कह सकते हैं कि धुंधला है, तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ऑब्सक्योर होता है एनिग्मेटिक के रूप, सिनोनिम के रूप में। परप्लेक्सिंग ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, परप्लेक्सिंग एनिग्मेटिक के सिनोनिम रूप में। और बैफलिंग, ये देखो परप्लेक्सिंग, बाफलिंग एंड क्रिप्टिक ये 3 एग्जाम में आ सकते हैं, और एक ऑब्सक्योर ये भी पूछा जा सकता है। ये 4 है ना एनिग्मेटिक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको विशेषकर याद रखना है, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर एंड परप्लेक्सिंग एंड बाफलिंग, तो ये 4 सिनोनिम आपको विशेषकर याद रखने। और पजलिंग एंड मिस्ट्रियस तो ये है ही है, तो एनिग्मेटिक अर्थ हो गया पजलिंग, और इसके सिनोनिम की बात कर ली हमने, पजलिंग, मिस्ट्रियस एंड क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर, परप्लेक्सिंग एंड बाफलिंग। अगला देखिए इटरनल। इटरनल का अर्थ होता है जो अस्तित्व में रहेगा, काफ़ी समय तक अस्तित्व में रहेगा, एंड इसका जो अर्थ होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, मतलब जो आगे समय तक वो अस्तित्व में रहेगा। हम तो भाई इटरनल है नहीं, हम तो 40-50 साल और जिएंगे, उसके बाद हम ख़त्म हो जाएंगे, तो लेकिन जो अस्तित्ववान है, जैसे कि हम बात करें सूर्य की, सन की, तो वो इटरनल है, जो एजलेस है, उसकी कोई आयु नहीं है, वो काफ़ी समय तक रहेगा। तो वैसे तो उसकी आयु है, लेकिन हमारे अगर मनुष्य के लिहाज से देखें तो उसकी हमसे कई गुना ज़्यादा आयु है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वर्ड को एटर्नल, और एटर्नल बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो सिनोनिम के हम बात कर लें तो एजलेस होता है, जिसकी कोई एज नहीं होता, बीडिंग ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअल जो लगातार रहेगा, एंड्यूरिंग एंड्यूरिंग का अर्थ होता है जो सर्वकालिक होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो लगातार रहेगा, एवर लास्टिंग ये तो होता ही है, एंड इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जिसका हम विनाश नहीं कर सकते, अविनाशी है, अविनाशी के लिए भी हम यूज करते हैं एटर्नल को। और टाइमलेस, जिसके पास जीने के लिए बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना, इस टाइम की कोई सीमा नहीं है, तो हम उसके लिए भी हम एटर्नल के सिनोनिम के रूप में यूज़ करते हैं। तो एटर्नल का अर्थ हो जाता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, और इसके सिनोनिम की बात करें तो एजलेस, बीडिंग, कंटिन्यूअल एंड एंड्यूरिंग, एवरलास्टिंग, इनडिस्ट्रक्टेबल एंड टाइमलेस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब है, तो इसकी वजह से आवाज़ वगैरह या बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, और आगे से जो हम क्लास को एकदम अच्छे वे में या अच्छे तरीके में हम जारी रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।